नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का इतिहास मुगलों के बिना कैसा होता? 300 से भी ज्यादा सालों तक भारत पर राज करने वाले इन शासकों की कहानी आज भी कई अनसुलझे सवालों से भरी है। कैसे ये विदेशी ताकतें राजपूतों और मराठाओं के होते हुए भी इतनी लंबी अवधि तक शासन कर पाईं? आइए आज हम मुगलों के इतिहास की असली कहानी को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर वे भारत क्यों आए और कैसे उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाबर, एक महत्वाकांक्षी योद्धा का आगमन। अगर बाबर हिंदुस्तान न आता तो शायद आज हम लाल किले और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों को देख ही नहीं पाते। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज माना जाता है। महज 12 साल की उम्र में उसने फरगना की राजगद्दी संभाल ली थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों और अंकलों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उसे हटाने के लिए साजिशें रचनी शुरू कर दीं। बाबर को फरगना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और इसके लिए उसे धन दौलत की जरूरत थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री करने की योजना बनाना शुरू किया। उसका मकसद भारत को गुलाम बनाना और यहाँ राज करना था। उस समय हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी का शासन था। इसके अलावा राजस्थान में राजपूताना और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोदी एक सनकी राजा था। उसे गद्दी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक योजना बनाई और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। तुरंत अपनी सेना के साथ उसने भारत की ओर रुख कर दिया। पानीपत का पहला युद्ध, एक नए युग की शुरुआत। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की। उसके पास केवल 12,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास सिर्फ एक दमदार सेना ही नहीं, बल्कि तोपखाने और बारूद, गन पाउडर भी था। पानीपत का पहला युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। बाबर एक कुशल सेनापति और अनुभवी योद्धा था। उसकी रणनीति भी कमाल की थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां सब कुछ शामिल था। इतनी बड़ी सेना देखकर भी बाबर का साहस नहीं डगमगाया। आज भी काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बाबर को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने पहले ही अपनी रणनीति बना ली थी। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई ताकि लोदी की सेना ज्यादा फैल न सके और बाबर की सेना को आसान टारगेट मिल सके। बाबर अपनी सेना की योजना बहुत अच्छी तरह से बनाता था। सबसे आगे स्काउट्स होते थे जो दुश्मन सेना की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उनके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर दी जाती थीं। सभी बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। उन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते थे और बीच बीच में तोपखाने भी तैनात कर दिए जाते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान थे वे भी साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने में काफी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीब 7 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकता था और एक तीर 4000 पाउंड का फोर्स क्रिएट कर सकता था। बाबर के पास एक सुव्यवस्थित सेना थी। दूसरी ओर लोदी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाल दिया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने लोदी की सेना को मेला कहा है, न कि सेना। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। बाबर जानता था कि अगर उसने पहले अटैक किया तो उसके जीतने की संभावना कम हो जाएगी। 19 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजा। जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाई गई खाई में गिर गई। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा, उतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए थे। उसे लग रहा था कि हाथी जल्द ही सामने वाली सेना को पछाड़ देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। तोपखानों की आवाज से हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
अपनी ही सेना के कई सैनिकों को हाथियों ने कुचलकर मार दिया। साथ ही तोपखाने से भी उनकी सेना को नुकसान पहुंच रहा था। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना लोदी पर हावी होती नजर आई। कई घंटों तक युद्ध जारी रहा। शाम होते ही लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत मिली। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने जीता हुआ सारा धन जनता में बंटवा दिया था और इसके बाद जनता ने खुश होकर उसे कलंदर की उपाधि दी। सन 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां और लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। इन सभी युद्धों में जीत हासिल करने के बाद बाबर एक शक्तिशाली बादशाह बन गया। हुमायूं, संघर्ष और वापसी की कहानी। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई भी थे और उन्हें भी अलग अलग राज्य सौंप दिए गए थे। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला हमेशा सोच विचार करने के बाद ही लिया करता था। लेकिन वहीं हुमायूं के भाइयों का दिमाग हर वक्त साजिशों में लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली का तख्त हासिल किया जाए और कई बार भाइयों के बीच में जंग भी हुई। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। सन 1539 में चौसा में हुमायूं की भीषण लड़ाई हुई और 1540 में बिलग्राम में भी उसे युद्ध करना पड़ा। इन युद्धों में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी जीत गया। युद्ध में हार के कारण हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। कुछ समय तक वो सिंध में भेष बदलकर रहा। हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को जन्म दिया। लगभग 15 साल तक भारत से बाहर रहते हुए हुमायूं ने अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। साल 1555 में हुमायूं को फिर से दिल्ली फतह करने में कामयाबी मिल गई, लेकिन इसी वर्ष लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। अकबर, एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट का उदय। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल की थी और वो राजा हेमू की सेना के आगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम बैरम खान था। बैरम खान ने एक सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीता, लेकिन इसके लिए अकबर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली जीतने के बाद अकबर किसी भी तरह से राजस्थान को जीतना चाहता था, क्योंकि राजस्थान के राजपूत काफी बहादुर माने जाते थे और अकबर जानता था कि यदि राजस्थान को जीत लिया तो पूरे हिंदुस्तान को जीतना फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना दमश्क स्टील के बने हथियार इस्तेमाल करती थी, जो खास तौर पर जंग में दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए ही बनाए जाते थे। अकबर अपने हाथियों को भी जीरा बख्तर नाम का लोहे का कवच पहनाया करता था। उसे हाथियों का बहुत शौक था। किसी को मौत की सजा देनी होती थी तो उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ का किला एक अभेद्य किला माना जाता था। वहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने एक योजना बनाई। उसने एक सुरंग खोदी जिसके जरिए उसके सैनिक किले तक पहुंच गए। चित्तौड़ का किला एक पहाड़ी पर था, वहां तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता था। दूर से ही चित्तौड़ के सैनिक दुश्मन को देख लेते थे और ऊपर से तीरों की बौछार कर देते थे। लेकिन अकबर के सिर पर जीत का भूत सवार था और लगातार प्रयासों के बाद 25 फरवरी 1568 के दिन उसने चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गया था। उसकी सेना ने मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, जो दूर से ही दुश्मन की सेना में आतंक मचाने के लिए जानी जाती थी। अकबर की कई बंदूकें आज भी म्यूजियम्स की शान बढ़ा रही हैं। अकबर को आर्किटेक्चर का भी काफी शौक था। उसने दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर और आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम का एक शहर बनवाया। इस शहर में कई बाग और महल उसने बनवाए। वह अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट करना चाहता था। फतेहपुर में पानी की कमी न हो, इसके लिए डैम बनवाए और किले तक पानी पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स की मदद से मशीनों का निर्माण कराया। वह मशीन उस समय इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना थी। कहा जाता है कि अकबर ने खुद शहर का नक्शा तैयार किया था और शहर बनाने में उसने खुद भी मजदूरों के साथ कुछ दिन काम भी किया था। 16 साल फतेहपुर सीकरी को बसाने में लगे, लेकिन ये शहर बहुत जल्द वीरान हो गया। दोस्तों, अकबर एक अनपढ़ मुगल बादशाह था। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है। जहांगीर, न्यायप्रिय और कला प्रेमी शासक। अकबर के बाद सलीम के हाथ में दिल्ली की कमान आई।
सलीम असल में एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। सलीम को अपना नाम भी पसंद नहीं था और उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर को अन्याय करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। गुनहगारों को वो सख्त से सख्त और क्रूर से क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थीं। मानबाई सबसे मशहूर रानी हुई, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम नूर जहां से किया करता था। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुईं, लेकिन उसका केवल एक पुत्र ही जीवित रहा, जिसका नाम खुर्रम खान उर्फ शाहजहां रखा गया। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। सन 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और आर्किटेक्चर को भी उस दौर में काफी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास जैसे कई नायाब नमूनों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में शाहजहां को परास्त कर दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन वापस ले गया था। शाहजहां जब बूढ़ा होने लगा तो उसने अपना राजपाट बेटों को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। दारा शिकोह सभी धर्मों का आदर किया करता था और एक न्यायप्रिय राजा था। लेकिन दारा शिकोह के राजा बनते ही शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब को ये बात हजम नहीं हुई। औरंगजेब, कट्टरता और साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब कितना क्रूर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाई की मौत के बाद उसका गला धड़ से अलग करके औरंगजेब अपने पिता के पास ले गया था। औरंगजेब के बादशाह बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार करने उसने शुरू कर दिए। जगह जगह मंदिर तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराया। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। उसके शासनकाल में हर जगह कत्लेआम हो रहा था। ये बातें मराठा, मारवाड़, राजपूत सहित कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आईं और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और लगभग 3 महीने तक वो बिस्तर पर ही रहा। सन 1707 में बिस्तर पर ही उसने दम तोड़ दिया। मुगलों का अंततः एक साम्राज्य का ढलान। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दिल्ली में कई मुगल बादशाह बने, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं थी जो अभी तक के सभी मुगलों में थी। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने राज किया। उसके बाद जहांदरी शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय सहित कई राजा हुए। किसी ने भी बहुत अधिक समय तक राज नहीं किया और बहुत कम समय में ही दिल्ली के बादशाह बदलते रहे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत हो रहे थे और कई राज्यों में मुगलों के शासन का अंत हो चुका था। मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए, जिनकी मौत सन 1862 में म्यांमार में हुई थी। लेकिन बहादुर शाह जफर की मौत से पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। सन 1857 मुगल साम्राज्य का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत में मुगलों के इतिहास की असली कहानी। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।